आज जो है हम लोग हम लोग का क्लास हो गया था मैकेनिक्स का। कल हम लोगों का क्लास मैकेनिक्स का हो गया था, यांत्रिकी का। मैकेनिक्स यांत्रिकी का कल का फर्स्ट क्लास था। जो आदमी क्लास नहीं किए हुए हैं वह पहले फर्स्ट क्लास कर लीजिए, तब सेकेंड क्लास में आइए। हमने आपको कहा है 4 से 5 क्लास में आपका ये जो है पूरा मैकेनिक्स यांत्रिकी ख़त्म हो जाएगा और ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 51 क्वेश्चन लेके आया है। अब हम इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बाबू आ गया कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं बाबू? फैदम से। फटाफट चलेंगे, फटाफट क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करते हुए फटाफट आगे बढ़ेंगे, जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन हो पाए। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई फैदम होगा? नहीं होगा। ल्यूमेन होगा? नहीं होगा। हर्ट्ज होगा? नहीं होगा। क्या होगा? डेसिबल। क्या होगा बाबू? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है बाबू? डेसिबल। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? हाँ, दूसरा क्वेश्चन बाबू है कि कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की? नहीं। प्रकाश की चमक की? नहीं। इनमें से कोई नहीं। दूरी। किसका है बाबू? दूरी का। दूरी का प्रकाश वर्ष अगले क्वेश्चन में भी हो चुका है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का। दूरी का। इनमें से कोई नहीं होगा। दूरी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू कि रडार का उपयोग मुख्य रूप से होता है। रडार का उपयोग किसके लिए होता है, जरा सा बताइए तो? प्रकाश के तरंगों द्वारा, रेडियो तरंगों में, ध्वनि तरंगों में, या फिर बादलों का पीछा करने में। बताइए किस में प्रयोग किया जाता है? रडार का उपयोग किस में क्या करने के लिए किया जाता है? तो हम इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? ध्वनि तरंगों में। प्रकाश तरंग नहीं, रेडियो तरंग नहीं, बादलों के पीछा करने में नहीं। क्या हो जाएगा जवाब? रेडियो तरंग में। बात समझ में आ रही है? चलिए, बात समझ में आ रही है। आप लोग लॉलीपॉप वैसे ही विद्यार्थी हैं, और लॉलीपॉप से ये हो गया रडार। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? जरा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये ऑप्शन पहला दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार 10⁻11 मीटर प्रति सेकेंड, 10⁻2 मीटर प्रति सेकेंड और 10⁻4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 2 गुने ये दिया हुआ है। टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आ रही है? तो कोई अगर पूछ दे निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए, परमाणु बम सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन? नहीं होगा। रेडियोधर्मिता? नहीं होगा। नाभिकीय विखंडन? हाँ होगा। क्या होगा बाबू? नाभिकीय विखंडन। ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा बाबू? नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित रहता है? तो नाभिकीय विखंडन। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, फटाफट आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाए हाइड्रोजन बम। देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ चला है, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। अब आप लोग का एक HW है कि आप लोग बताइए कौन ज़्यादा घातक होगा, परमाणु बम घातक है या हाइड्रोजन बम घातक है? दोनों में अगर कंक्लूजन किया जाए, डिफरेंस है, डिफरेंस में कौन सा ज़्यादा घातक है, परमाणु या हाइड्रोजन? दोनों में आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। इसमें भी टाइपिंग गलत है। नाभिकीय संलयन, हाँ नाभिकीय संलयन ही होगा। क्या होगा बाबू? नाभिकीय संलयन है। अनाभिकीय संलयन है, ये नहीं होगा। तब नाभिकीय संलयन होगा। यहाँ पर लिखने में डिसमिस हो गया है नाभिकीय संलयन पर। किस पर डिपेंड है बाबू? नाभिकीय संलयन पर। ऑक्सीकरण नहीं होगा, नाभिकीय विखंडन नहीं होगा। यानी कि अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि
परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी प्रक्रिया होती है? बताइए, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय विखंडन और नियंत्रित विखंडन, नाभिकीय संलयन और रेडियो एक्टिव विघटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू नाभिकीय संलयन। ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा बाबू? नाभिकीय रिएक्टर में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है बाबू? तो नाभिकीय संलयन का प्रयोग किया जाता है। फटाफट हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है बाबू कि बताइए कि सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका भी जवाब होगा नाभिकीय संलयन। देखिए कितना मस्त मत, एक ही सवाल, अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो नो डाउट एकदम फटाफट चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? फटाफट। हाँ, एक गाना भी है, पता है ना? नहीं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो क्या बाबू? डायनेमो ऊर्जा रूपांतरित करता है। तो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को। अभी तुरंत आएगा मोटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मोटर विद्युत ऊर्जा को, मोटर में सीधा बात ध्यान में रखिए, मोटर जो है वह किससे चलती है? विद्युत से चलती है। तो याद रखिएगा, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अगर उसी का जस्ट विपरीत पूछ दे डायनेमो किस चीज़ को, तो कहेंगे डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये होगा, नहीं, ये सब नहीं होगा। क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए अब कौन सा आता है? विद्युत मोटर। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, आया कि नहीं आया बाबू? वह क्वेश्चन आ गया। अब कह रहा विद्युत मोटर का मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अभी जस्ट हमने पढ़ा, नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यस सर, यही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, नहीं होगा सर, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा बाबू? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जरा सा ध्यान देते चलिएगा और कॉपी पर आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है बाबू? विद्युत मोटर है। ये हमारा क्या है बाबू? विद्युत मोटर है। यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो याद रखना, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यह क्या करता है बाबू? विद्युत ऊर्जा को जो है वह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हाँ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। रेडियो धर्मिता पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। क्या उत्सर्जित करते हैं? जरा सा हम आप लोग बताइएगा हमें कि रेडियो धर्मिता पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फ़ा किरणें, बात तो सही है बाबू, अल्फ़ा किरणें वो करती है। बीटा किरणें, ये भी बात सही है बाबू। गामा किरणें, ये भी बात सही है बाबू। तो कहता है कि उपयुक्त सभी, हाँ सभी हो जाएगा। क्या होगा बाबू? सभी हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, क्या करते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये तीनों कण, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों कण जो है, ये तीनों कण करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? कट कर दो, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बाबू? अगला क्वेश्चन हमारा हो गया कि हवाओं में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो केवल स्थितिज, केवल गतिज, स्थितिज और गतिज दोनों, और विद्युत। विद्युत तो होगा नहीं, ये तो बात पहले खत्म। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तनी थोड़ा लेंदी है, पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा लेंदी है। लेंदी नहीं है, समझने की बात है। कहीं कहीं पर आपको स्थितिज भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको गतिज भी देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए अगर स्थितिज और गतिज दोनों दिया हुआ है तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे कि स्थितिज और गतिज दोनों होगा। बात समझ में आए कि नहीं? स्थितिज और गतिज दोनों मारेंगे, यानी स्थितिज और गतिज दोनों मार देंगे। तो हवाओं में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिज और गतिज दोनों। अगर केवल रहेगा, केवल मानिए कि स्थितिज दे दिया, तो हम लोग पहले स्थितिज को प्रायोरिटी देंगे। आगे बढ़े बात।
बहुत सुंदर, सबका जवाब एकदम मस्त आ रहा। हाँ, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ये आप लोगों को पता ही है क्या होता है बाबू, कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। लालू का लालटेन यहाँ पर सेट भी किया हुआ ना, लालटेन ना, लालटेन यहाँ पर है ना, ये एलईडी बल्ब है। तो इस तरह से ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता को हम लोग क्या किस में मापते हैं? कैंडेला में। आगे बढ़े बाबू। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, तापमान मापने का मानक कौन सा है? तापमान किससे मापेंगे बताइए? तापमान किससे मापेंगे? केल्विन से, केल्विन से, एम्पियर से, कैलोरी से, वाट से। वाट से होगा नहीं, कैलोरी से होगा नहीं, एम्पियर तो विद्युत धारा का है, केल्विन क्या होगा बाबू? केल्विन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तापमान किस में मापते हैं बाबू? केल्विन में। देख रहा है कि नहीं, डॉक्टर के पास ये रहता है। चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छा बच्चे, सब एकदम लॉलीपॉप है। हाँ, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा जी, पता है ना जी। ए पीला शर्ट वाले, तुम्ही को कह रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तुम्ही को कह रहे हैं। बात समझो। पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है? बल की, गलत। दाब की, सही। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। ऊर्जा की भी नहीं है, कार्य की भी नहीं है। तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। आगे बढ़े बाबू। देखिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन आया है, मन खुश कर देता है। आगे कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? संवेग से नहीं, त्वरण से नहीं, घर्षण से नहीं, जड़त्व से। किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है बाबू, रेस्ट इनर्शिया होता है, और दूसरा जो होता है वह क्या होता है? मोशन इनर्शिया। ये दो प्रकार के इनर्शिया होते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं, टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का प्रथम नियम किसका फॉलो करता है? जड़त्व के नियम को फॉलो करता है। फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे। चलिए, बल का सही सूत्र क्या है? ये तो आप लोगों को पता है जी। बल का सूत्र F बराबर एम भी गलत हो गया, F बराबर एम ए। हाँ बच्चा धर लिया, F बराबर एम ए, F बराबर एम बाई ए गलत, F बराबर डी बाई टी गलत। क्या हो जाएगा? F बराबर एम ए। किसी को नोट डाउट? आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ जाए, पक्का बढ़ जाए बाबू, पक्का बढ़ जाए। अच्छा बढ़ जाते हैं। बल का सही सूत्र क्या है? तो ये तो हो गया जी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मशीनों में स्नेहक का प्रयोग। स्नेहक क्या होता है जब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अगर मान लीजिए कि इस वस्तु को, ये एक वस्तु है, ये क्या है बाबू? वस्तु है। इस वस्तु को जो है, इस पर हमें खिसकाना है। क्या करना है बाबू? इस पर हमें खिसकाना है। जब हम इसको खिसकाएंगे बाबू, तो ज़रा ध्यान देना कि जब हम इसको खिसकाएंगे इस पर, अगर इस पर थोड़ा सा तेल, मोबिल या किसी भी प्रकार का स्नेहक, आप समझ गए होंगे इसको क्या कहते हैं बाबू? स्नेहक। अगर इस पर थोड़ा सा तेल, मोबिल डाल दे तो खिसकने में क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बल लगाएंगे इस पर, बल लगाएंगे इस पर, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन, घर्षण कम हो जाएगा, और यह अधिक से अधिक दूरी तक गमन करेगा। जैसे कि ये देखिए, इधर से इस पर बल लगाया जा रहा है और यह इस पर स्लाइड कर रहा है। आप लोग बहुत गए होंगे उसमें, क्या कहते हैं, वाटर पार्क। वाटर पार्क में देखते होइएगा इस तरह का स्लाइडिंग होता है कि नहीं होता है? तो स्लाइडिंग में क्या होता है? नीचे से पानी निकलते रहता है। पानी क्या करता है? घर्षण को कम कर देता है। घर्षण को क्या कर देता है? कम करता है। उसी प्रकार से यह स्नेहक, स्नेहक मतलब तेल, मोबिल, इस सबको हम लोग स्नेहक कहते हैं। बात समझ में कि नहीं? लुब्रिकेंट। तो घर्षण बढ़ाने के लिए तो बात हो सकता है नहीं, घर्षण को कम करने के लिए किया जाता था। घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लवन से? हाँ, यही इसी से। किससे बाबू? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई इस पर नाव चल रही है, अब ये जितना पानी को दबाएगा, कितना क्या होगा बाबू? जितना पानी को दबाएगा उतना इसके भार के बराबर होता है। बात समझ में आया कि ना? ये भार के बराबर होता है। तो अगर कोई आपको पूछ दे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो हमको बताना है प्लवन के सिद्धांत से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
पलवन के सिद्धांत से। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। वर्षा की बूंदे गोलाकार, देखिए यह आरआरबी का पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाते क्वेश्चन है। तो वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से? श्यानता नहीं, वायुदाब नहीं, गुरुत्व नहीं, क्या होगा बाबू? पृष्ठ तनाव। कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, पृष्ठ तनाव। हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लेंगे। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। शहद की श्यानता पानी से अधिक होती है, क्यों? क्योंकि इसका आंतरिक घर्षण क्या होता है बाबू? अधिक होता है। शहद में देखिएगा इसका घर्षण अधिक होता है, तब ना किसी भी वस्तु से टपकने में समय लगता है। का जी आपको पता है? इतना सा बात नहीं है। क्या बात है कि जब कोई भी होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बात? शहद की श्यानता पानी से अधिक होती है, क्यों? क्योंकि इसका आंतरिक घर्षण अधिक होता है। क्या होता है बाबू? आंतरिक घर्षण अधिक होता है। इस पर देखिए ये क्या है बाबू? ये इसको मौध कहते हैं ना, शहद मौध है। तो ये यहाँ से टपकने में समय लेता है, जबकि पानी को अगर गिराएंगे तो भड़भड़ा के गिर जाएगा। तो भड़भड़ा के गिरने का कारण क्या है? क्योंकि इसका आंतरिक घर्षण कम है, पानी का आंतरिक घर्षण कम है और शहद का आंतरिक घर्षण क्या है? अधिक है। दैट्स सॉल्व। बात समझ में आएगी ना? तो कहेगा अगर कि शहद की श्यानता पानी से अधिक होती है, क्यों? तो आंतरिक घर्षण इसका अधिक है। चलो बहुत अच्छा बच्चे, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा बाबू, जरा सा ध्यान दीजिए, पृथ्वी की पलायन वेग कितना है? ये तो अभी तुरंत हो नहीं 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 ये नहीं होता। 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है बाबू? 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो जी का मान है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा बाबू? 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, इसको शुद्ध भाषा में अगर बोले तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है बताइए आप लोग? इसका मतलब क्या होता है? आज हम इसका मतलब आप लोगों को समझाते हैं। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का मतलब ये हुआ कि अगर एक सेकेंड में आप किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर दूर फेंक दीजिएगा ऊपर की ओर, तो उसका गुरुत्व बल काम करना बंद कर देगा, अर्थात वह वस्तु घुर के फिर से वापस नहीं आएगा। यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, इसी को हम लोग कहते हैं पलायन वेग। तो पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़े बाबू। बहुत अच्छे बच्चे, सब तो मेरे बच्चे अच्छे हैं जी। हाँ बाबू, कितना सामान पूछ रहा। चल, तो चंद्रमा पर लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? चंद्रमा पर लोलक का आवर्तकाल घट जाएगा। क्या होगा बाबू? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे बढ़े। चंद्रमा पर लोलक का आवर्तकाल कहता है पौधे में जड़ों के ऊपर जल का चढ़ना किस कारण से होता है? क्या किस कारण से होता है? पौधे में जड़ों का जल से चढ़ना किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? कैपिलरी का, यानी केशिकातु का। किसका उदाहरण है बाबू? कैपिलरी का। जड़ से देख रहे हैं, जल सभी दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है कि नहीं फैल रहा? जब विभिन्न दिशाओं में जल फैलाने की किस क्रिया के कारण होती है? तो कैपिलरी। आप लोग पढ़े होइएगा बायोलॉजी में जाइलम, फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? केशिकातु। ये जो इस जड़ से लेकर पत्तियों तक जो पहुंचाया जाता है, वह किस कारण से पहुंचाया जाता है? तो केशिकातु के कारण। आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। बाबू बहुत अच्छे सब बच्चे हैं, देखने में भी सुंदर, काम भी सुंदर, लॉलीपॉप वाली बात है। चलिए, पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अच्छा, अगर एक बाल्टीन है बाबू, एक बाल्टीन है, बाल्टीन में क्या भरा हुआ है बाबू? पानी भरा हुआ है। पानी को हम लोग बच्चे में क्या कहते थे बाबू? पानी को मिलता जुलता शब्द में नानी भी कह देते थे। क्या जी? अब इसमें एक पेंसिल को डाल दिए। क्या डाल दिए बाबू? पेंसिल डाल दिए। जब इसमें हमने पेंसिल डाला, क्या डाला बाबू? पेंसिल डाला। जब इसमें हमने पेंसिल को डाला तो हमने देखा, क्या देखा बाबू? हमने देखा, क्या देखा? पेंसिल को जब हम इसमें डाला तो इसमें हाइट भी छोटा दिखाई देगा और जो है थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि ऐसे है तो ये ऐसे दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इस प्रकार का दिखाई देता है। तो किस कारण से ऐसा होता है? पूछ रहा आपको किस कारण से? रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण से होता है बाबू? अपवर्तन के कारण। यानी कि पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत अच्छा बाबू, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप लोग नहीं समझते होइएगा तो समझ लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर हम लोग जो टावर का प्रयोग करते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर पर ही होता है। मिट्टी के नीचे से गया हुआ तार होता है। तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग जो है निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त अवतल लेंस। कौन सा लेंस होगा बाबू? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ये बाबू निकट दृष्टि दोष है कि नहीं है? देखिए ये निकट दृष्टि दोष है, रेटिना छोटा हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा? अवतल लेंस। चलिए बहुत अच्छा, फटाफट हम करते चलेंगे। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा होगा? ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आया कि नहीं? ये आप लोग बताइए कि दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष के लिए हमने बता दिया। निकट दृष्टि दोष के लिए जो होता है वह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और तो दूरदृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करेंगे बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन को आपके भरोसे छोड़ देते हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। क्या बाबू पूछा है? रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध। कल भी इसके बारे में चर्चा किया गया था। ये जो होता है ये सब मशीन आप लोग देखे होइएगा, इसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बाबू? ओम होता है। चलिए आगे बढ़े। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? ये तो आप लोग बच्चे से जानिएगा। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का जूल तो नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा, कैलोरी भी नहीं होगा, क्या होगा? वाट होगा। विद्युत शक्ति, शक्ति मापने वाली इकाई है पावर, पावर वैरेक्स। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये मशीन है विद्युत शक्ति मापने की। क्या बाबू? विद्युत शक्ति मापने की इकाई है, और इसको हम लोग किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। चलिए बहुत अच्छा, फटाफट हम लोग कर रहे हैं। विद्युत फ्यूज तार किसका बना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। विद्युत फ्यूज तार शीशा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज तार जो बना होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक इस प्रकार का होता है, आप लोग देखे होइएगा, और एक जो होता है वह सेलफोन की तरह होता है, उसके दो गो निकला हुआ रहता है, इसको प्लग में लगा देते हैं। बात समझ में आया कि ना? तो वह किस चीज़ का बना होता है? उसका तार शीशा और टीन का मिश्रण होता है। किस चीज़ का मिश्रण? शीशा और टीन का मिश्रण। आगे चले बाबू। बहुत अच्छे बच्चे सब लोग, सुंदर बच्चे हैं सब। हाँ अगले क्वेश्चन क्या है बाबू? देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? हो यार, इतना हल्का क्वेश्चन कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्या? आप ही बताइए, इसका भी जवाब आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? हम तो मार देंगे जी, हम तो मारेंगे ही जी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। चलिए लॉलीपॉप है सभी विद्यार्थी। सोनार का प्रयोग क्या कर रहे हैं? सोनार का प्रयोग, देखिए फोटो भी दिया गया। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जहाज चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अब सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे के लिए, प्रासव्य तरंगे के लिए, अवरक्त तरंगे के लिए, और क्या कहते हैं एक्सरे तरंगे के लिए। कौन सा होगा? प्रासव्य तरंगे के लिए। किसके लिए प्रयुक्त होगा? प्रासव्य तरंगे के लिए। ये इतना जितने भी यहाँ पर फोटो देख रहे हैं ये सभी जहाज है, वह सब नीचे रडार के माध्यम से पता करता है कि कितनी गहराई है नीचे, हमको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। ये आगे भी बताती है, यहाँ से यहाँ तक बताएगी कि आगे गाढ़ा भी है कि नहीं है। ये सभी रडार जो होता है ये सभी बताता है। बात समझ में आए कि नहीं? ये सभी प्रासव्य तरंगे के लिए प्रयुक्त होता है। हम लोग फटाफट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चलेंगे। रडार, ओ रडार नहीं, सोनार था ना, सोनार का प्रयोग, सोनार का प्रयोग के बारे में बता रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है बताइए? बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए? वायुमंडलीय दाब। आप लोग पढ़े होइएगा, वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने किया? रोंटगन ने किया। किसने किया बाबू? रोंटगन ने। मैडम क्यूरी ने, थॉमसन ने, न्यूटन ने। न्यूटन किसका किया था? बल का किया था। छोड़िए ये सब आप लोग को पता ही है। एक्सरे की खोज किसने किया? तो रोंटगन ने किया। चलिए आगे क्या है बाबू कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? अल्टीमीटर से बाबू ऊंचाई मापा जाता है। ये सब वायुयान में प्रयोग किया जाता है। ये वायुयान का मशीन देख रहे हैं आप लोग, ये सब वायुयान का यंत्र है। सबका अलग अलग काम है। देख रहे हैं यहाँ पर फिगर भी बनाया गया वायुयान का। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अल्टीमीटर का क्या मापने की इकाई है? ऊंचाई का। बगल में फिगर भी है, उसको भी हम समझाते हुए चलते हैं। एक फिगर भी ले लिया है कि जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो क्या हुआ? अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो ऊंचाई मापा जाता है। आगे बढ़े क्या बाबू? हाँ बहुत अच्छे बच्चे। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए।
इस सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किससे बाबू? हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। बहुत अच्छा, सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी है। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है बताइए बाबू? ये तो आप लोगों को पता ही है, एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। ये वाला मशीन आप लोग देखे होइएगा, एक इसमें से निकलता है और एक इसमें से निकलता है, और आपके मोबाइल में जाके सटाता है और पता करता है कि ये कौन सा मशीन खराब है ना, कौन सा मशीन खराब है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है बाबू? एम्पियर। चलिए आगे बढ़े, कॉपी में फटाफट नोट डाउन करते चलिए आप लोग। वीडियो को रोकना पड़े तो रोक के पॉज कर करके बनाए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है बाबू। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलम्ब है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब है। देखिए बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है, बात समझ रहे हैं कि ना? इसके संपर्क में जहाँ भी हमको इसको बिजली मिलेगा तहाँ पर ये क्या कर देगा? उस पर अटैक कर देगा। अर्थात विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा बाबू? कूलम्ब होगा। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब। इसको मापना किसमें मापा जाता है? कूलम्ब में मापा जाता है। मात्रक इसका कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है बाबू? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये सभी लेंस हैं, ये सभी लेंस का क्षमता भी दिया गया है, किसी का माइनस में, किसी का प्लस में, समझ रहे हैं कि ना? इंडेक्स भी इधर दिया गया है, इंडेक्स भी इधर से दिया गया है। तो किसी का क्षमता दिया हुआ है, किसी का क्षमता, तो लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? आप लोग बताइए, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फैदोमीटर से। किससे मापी जाती है? फैदोमीटर से। ये सब नहीं होगा, क्या होगा बाबू? फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फैदोमीटर से। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। किसमें मापी जाती है बाबू? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई जो है वह क्या है? सिस्मोग्राफ है। बहुत अच्छे बच्चे। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ओजोन परत मापने की इकाई है, किसमें मापा जाता है? ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन में। डेसिबल नहीं, वेबर नहीं, ऑप्शन भी छटिए बाबू। डेसिबल होगा नहीं होगा, क्योंकि यह ध्वनि का है। वेबर नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, क्या होगा? डॉब्सन होगा। तो ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉब्सन में। किसमें मापी जाती है? डॉब्सन में। यहाँ पर भी देखिए और डॉब्सन में मापा गया है। ये ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, और इसको जो मापा जाता है वह किस में मापा जाता है? डॉब्सन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक अणुशक्ति में कितने वाट होते हैं? ओहो, पीछे पूछा गया था कि अणुशक्ति किसका मात्रक है, इससे पिछले क्लास में पढ़े थे। यहाँ पर आ गया, एक अणुशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एक अणुशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। 746 वाट का एक अणुशक्ति होता है। आप लोग ये बात जॉन पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि अणुशक्ति जो होता है वह बड़े वाहनों में प्रयोग किया जाता है। यह 746 वाट के बराबर होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो आप लोगों को पता है, क्या है पता? तो जूल होगा, न्यूटन नहीं होगा, वाट नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगला क्वेश्चन का रहा बाबू कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की खोज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किसकी इकाई है बाबू? ऊर्जा की। विभव की नहीं, शक्ति की नहीं, धारा की नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो शक्ति की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? शक्ति की। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है बताइए? पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? आप लोग नहीं बता सकते क्या? समय होगा नहीं होगा? समय होगा नहीं होगा? तो क्या होगा जी? समय नहीं, चमक नहीं, गुरुत्व नहीं, खगोलीय दूरी नहीं बताए थे। बहुत लंबे दूरी को तय करने के लिए पारसेक में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है बाबू? हर्ट्ज। डेसिबल नहीं, न्यूटन नहीं, मीटर सेकेंड नहीं, क्या होगा? हर्ट्ज होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व जो है वह किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। जड़त्व जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नो डाउट्स। चलिए आगे बढ़ें।
जड़त्व जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग का सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। आप लोग को पता होगा P बराबर mv। P बराबर mv। संवेग का मात्रक क्या होता है? P बराबर mv। त्वरण का मात्रक क्या होता है? बहुत अच्छा। और लास्ट लगभग क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो आपके स्पीडोमीटर लगा होता है वह इसी पर आधारित होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए, आज हमने जो है 51 क्वेश्चन का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, यांत्रिकी मैकेनिक्स का बहुत ही अच्छे पॉइंट्स को हमने डिक्लेयर किया। और इससे पिछले क्लास में भी मैकेनिक्स यांत्रिकी के बारे में पढ़ाए थे। उसमें एक क्लास हो गया और एक क्लास ये हो गया, यानी 51 क्वेश्चन इसमें है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अधिक से अधिक हम बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवाइज करने की सोच रहे हैं और उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाकर ख़त्म करना ख़त्म कर देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उसको ख़त्म कर दें। अगर आप उस क्लास को नहीं किए हैं, इससे पहले वाला क्लास को, क्लास 1 अगर नहीं किए तो पहले क्लास 1 कीजिए, तब क्लास 2 में आइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मास्टर क्लास हमारा जो है वह पूर्ण हुआ और जो है हमने मास्टर क्लास को क्या कर दिया? पूर्ण किया। मास्टर क्लास जो है हमारा पूर्ण हो गया। और आप लोगों को अगर यदि PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है बाबू। व्हाट्सएप चैनल है, चैनल में जाना है। व्हाट्सएप चैनल पर जाकर, यानी कि जहां से आप लोग स्टेटस देखते हैं वहां जाके आप लोग सर्च कीजिएगा। चैनल में जाकर नीचे उसका सबका चैनल रहता है, उसमें जाइएगा और सर्च कीजिएगा सिलेक्शन सीकर। क्या ना सर्च कीजिएगा बाबू? सिलेक्शन सीकर। अगर सिलेक्शन सीकर सर्च करते हैं तो इसका PDF आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, हंस मिजाज रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव कुमार आप लोगों से अच्छी बात ये है कि आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ने पर, अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।